Hello students, good morning to all. Warm welcome to your Kalyan Institute. I'm T Neha Singh. तो आज हम आपकी सीएमए इंटर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने अपना सीए फाउंडेशन एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर किया एंड वार्म वेलकम टू योर सीएमए। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी जो सीएमए का पेपर नंबर 5 है, दैट इज बेसिकली द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवरेज करनी है और वो कितने कितने मार्क्स की कवरेज रहेगी, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन दैट। तो पहले जो हमारा सीएमए इंटर का पेपर नंबर 5 है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से जो है आपके टॉपिक्स उसमें कवर होंगे। तो इसमें आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंट का टॉपिक कवर होगा, उसमें से 25%। अब लेट सपोज हमारा टोटल जो है एग्जाम वो 100 मार्क्स का है, तो उसमें से 25% की कवरेज जो है वो आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंट करेगा। तो आपका जो पेपर है वो टोटली सब्जेक्टिव रहेगा। इसमें सारा पेपर सब्जेक्टिव पैनल पेपर बेस्ड रहेगा, आपको कुछ भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25% यानी कि 25 मार्क्स की कवरेज जो है हमारी बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में से होगी। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें करने होंगे। बेसिक्स में जस्ट लाइक हम कहते हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स क्या होती है, और हमारी अकाउंट फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, वो सब यहाँ पे कवरेज हो जाएगी। अब सेकंड जो है ये 25 मार्क्स तो ये कवर अप करेगा। आफ्टर दैट हमारा जो है प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें से 40 मार्क्स की कवरेज होगी। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हमें थोड़ी सी प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट हियर? तो यहाँ पे जो हमारी 40 मार्क्स की कवरेज है वो तो टॉपिक हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कवर कर लेगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है उसमें हम देखते हैं। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम बात करें अपने प्लस टू की या फिर हम अपनी फाउंडेशन एग्जाम की, तो तब हम करते थे ना, कुछ टॉपिक्स हमारे होते थे, दैट इज हम बैलेंस शीट बनाते थे एंड वी हैव ऑलरेडी मेड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हम लोग बनाते थे। तो वो जो ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट हम बनाते थे उसी को क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। तो अब कौन कौन सी कंसर्न की हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी। अब इसमें तीन टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हमारी कवर अप हो जाती हैं। एक तो है हमारी फर्म, एक हमारी कंपनी हो जाती है, और अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी कौन सी कवर होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमारी फर्म है, कंपनी है, या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हमारी कवरेज हो जाएगी। तो फर्म में दो टाइप की फर्म होती है। फर्स्ट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म बोल देते हैं, और सेकेंडली हमारी है पार्टनरशिप फर्म। अब देखो जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें हमने ऑलरेडी जो है प्लस टू में भी किया था, जैसे हम रेशियोज निकालते थे, हम उसके बाद में उनकी बैलेंस शीट्स बनाते थे, उनके कैपिटल अकाउंट्स बनाते थे, उनके प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, और डेजोल्यूशन वगैरह, वो सब इसमें कवर अप हो जाएगा। और कंपनी में जो है हम कंपनी का शेड्यूल नंबर 3 में हमारी जो है वो बैलेंस शीट बनती है। दिस इज शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल नंबर 3 में हमें कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट गिवन है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको ड्राफ्ट करते हैं, तो वो भी हमें इसमें ही कवरेज होगा। और क्या इसमें कवरेज हो जाएगी आपकी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू रिमेम्बर हम लोग बनाते थे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में आपकी ट्रेडिंग P&L की जगह क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनती है। तो ये तीन टाइप की बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके हमें ये 40 मार्क्स की कवरेज हो जाएगी। तो ये सब टॉपिक्स हमें इसमें कवर अप करनी है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
अब नेक्स्ट जो है ना हमारा 20 मार्क्स का पेपर है, वो कहाँ से कवर होगा? सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स एंड रॉयल्टीज, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अब इसमें देखो मेनली क्या क्या आता है। अब देखो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर जो है टोटली आपके लिए नया टॉपिक है। ये अब हम डिटेल में आपकी क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना डेटर्स और क्रेडिटर्स के लेजर अकाउंट्स बनते हैं, तो उनके लिए एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना के हम उनकी एडजस्टमेंट करते हैं, उसको सेल्फ बैलेंसिंग लेजर बोला जाता है। तो वो आपको जब हम डिटेल में कवर अप करेंगे देन यू विल कम टू नो कि कैसे हम इसको करते हैं। एंड अबाउट द रॉयल्टी एंड हायर परचेज। अब हायर परचेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हायर परचेज होता क्या है, जैसे हम कहते हैं ना, अगर इन केस आपने कोई एसेट खरीदा, लेट्स सपोज बजाज फाइनेंस की बात करो, ये तो सबको पता है, इट इज नॉर्मल इन द टुडे, आप कहते हो कि आजकल के दिनों में बजाज फाइनेंस इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल थिंग। तो यहाँ पे होता क्या है कि बजाज फाइनेंस वाले ना हमें, मान लो वी हैव बॉट द कार, अगर मान लो अपनी कार खरीदी है, उन्होंने क्या किया, आपकी कार को फाइनेंस कर दिया। आपकी जो कार की पेमेंट है बजाज फाइनेंस वाले उस डीलर को कर देंगे जिससे आपने खरीदी है, बट आपने क्या करना है, उसकी पेमेंट आपने बजाज फाइनेंस वालों को करनी है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, अब इस केस में आपने बजाज फाइनेंस वालों को इंस्टॉलमेंट पे करनी है, जिसको हम बोल सकते हैं हायर परचेज। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे तीन पार्टीज इन्वॉल्व हो गई। एक तो कार डीलर हो गया, एक हो गया आपका बजाज फाइनेंस, या फिर यहाँ पे बैंक भी हो सकता था समटाइम, इसकी जगह पे बैंक भी फाइनेंस करता है एज यू नो। और एक जो है कस्टमर है जिसने ये असेट जो है वो हायर परचेज पे लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हायर वेंडर हो गया, ये हायर परचेजर, और इसका तो आपके साथ कोई लिंक नहीं है ना, अल्टीमेटली तो आपने इसी को पेमेंट करनी है। ये आपकी जगह पेमेंट इसको दे देगा आपके बिहाफ पे, और आपने क्या करनी है, कस्टमर ने इसको पेमेंट करनी है। अब मान लो 10 लाख की गाड़ी थी, उसकी पेमेंट हमने लेट सपोज 10 सालों में 1 लाख की पेमेंट करनी है। अब आपने 2 साल तक 2 लाख तो पे कर दिए, जब थर्ड इंस्टॉलमेंट की बारी आई तो आप पे नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीजन, तो आपका 1 ईयर जो है ना बीत गया। लाइक हम कहते हैं ना कि आपकी पेमेंट ड्यू थी 2020 में, आपने पूरा 2020 ऐसे ही आपने जो है पेमेंट नहीं करी, और 2021 आ गया तब भी आप उसकी पेमेंट नहीं कर पाए, तो आपकी अगली इंस्टॉलमेंट भी ड्यू हो गई। तो इट मीन आपको 1 लाख तो इसका देना है, 1 लाख इसका, तब भी आप दे नहीं पाए। तो अब क्या करेगा जो हायर वेंडर है, वो आपको असेट जो है ना, आपकी गाड़ी जो आप यूज कर रहे हो उसको उठा के ले जा सकता है, उसको बोलते हैं रिपोजेशन। तो इन सब की जर्नल एंट्रीज और सबकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स है वो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो है वो कवर अप करेंगे आपके सेल्फ बैलेंसिंग, सॉरी हायर परचेज वाले टॉपिक में। अब इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है कि आपके इंस्टॉलमेंट्स है कि इस तरह से ही, कैसे आप कहते हैं ना कि इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर रहे हो, आपने गाड़ी तो एक बार में खरीद ली, तो उसी में इंस्टॉलमेंट, तो हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट में वही सब रहते हैं कि हमने कैसे इंस्टॉलमेंट बनानी है और क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है। अब ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट की मैं बात करूँ, तो ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट में होता क्या है, अब जैसे आपकी मान लो मेन जो है यूनिट है और उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस है। अब लेट्स सपोज आपकी यूनिट लुधियाना में है, लेट्स सपोज यू आर रेजिडेंट ऑफ लुधियाना, और यू कैन से पंजाब लगा लो, चलो ठीक है, यहाँ पे पंजाब में आपकी मेन यूनिट है, बट आपकी जो ब्रांचेस है ना वो अलग अलग जगह पे हैं। लेट्स सपोज एक ब्रांच आपकी हरियाणा में है, एक राजस्थान में है, एंड आपकी थर्ड ब्रांच लेट्स सपोज यूपी में है। तो अब आप अपने हेड ऑफिस की अकाउंटिंग जो पंजाब वाला है तो वो पंजाब में कर लेगा, तो क्योंकि उसकी ब्रांचेस अलग अलग जगह पे हैं तो वो बेचारा ब्रांचेस की अकाउंट कैसे बनाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपने खुद के हेड ऑफिस को ब्रांच जो है ना अपने खुद के अकाउंट से बनाने ही बनाने हैं। अलॉन्ग विद दैट उसको ब्रांचेस के अकाउंट से बनाने पड़ेंगे, जैसे हरियाणा के बनाएगा, राजस्थान के एंड यूपी के। तो इन सब के अकाउंट भी इनको क्या है, मेंटेन करने पड़ेंगे। इसी को बोला जाता है इन सब की अकाउंटिंग हमने कैसे अपनी बुक्स में करनी है, क्या क्या हमने ट्रीटमेंट करने हैं, कि अगर हम हेड ऑफिस है तो हम अपनी ब्रांच की बुक्स अपने पास कैसे मेंटेन करें, उन सब के लिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स रहते हैं
वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आपके ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में। तो ये टोटल जो है ना सब टॉपिक्स मिला के आपकी 20 मार्क्स की कवरेज हो जाएगी आपके पेपर में। और इसके अलावा आपका जो टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से आपका 15 मार्क्स का एग्जाम जो है वो कवर अप हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में एक बार बता देती हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है। अब देखो टोटल ना आपके पास जो है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है। मतलब आपकी अगर देखा जाए तो टोटल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने क्या किया, 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू की। बट आपके पेपर नंबर 5 जो हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें कवर अप करने हैं। उसमें आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कवर हो जाएगा, 2, 7, 9 एंड 10। सिर्फ यही वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको इस सिलेबस में अपने कवर करने हैं, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस आपको थोड़ा सा क्या आ जाएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर्सेस इंड एएस में क्या डिफरेंस है। अब ये जो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो इनका इंड एएस से थोड़ा सा डिफरेंस वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो आप लोगों ने ना सुना होगा, आपने 3 चीजें सुनी होंगी। वन इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अनदर वन इज आईएफआरएस एंड थर्ड इज इंड एएस। डू यू नो दैट कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और एक्चुअल में कहाँ लगते हैं एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एएस, इंड एएस और आईएफआरएस। तो ये हमें समझना होगा कि एक्चुअल में होते क्या है और कहाँ पे इनकी जो है एप्लीकेबिलिटी बनती है। अब इंडिया में क्या हम आईएफआरएस लगाते हैं या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाते हैं और कैन बी अप्लाई द इंड एएस। तो हमें एज अ प्रोफेशनल इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या यूज करते हैं। अब देखो एक तो होते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो पहले ना हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बैकग्राउंड समझते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। क्या बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हमारा काम नहीं चल सकता था। डू यू थिंक अबाउट दैट कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना होते तो क्या होता, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड हमें क्यों पड़ी। तो वो समझते हैं। अब जैसे हमने ना मान लो आपने कहा आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि अपना बैलेंस शीट P&L बनवाना है। लेट्स सपोज आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। तो आपने अपनी सेल परचेज अपनी इनकम और एक्सपेंस की सारी डिटेल्स ना अपने अकाउंटेंट को दे दी। आपके पास 3 अकाउंटेंट है, लेट्स सपोज ए है, बी है और मिस्टर सी है। अपने तीनों को बोला मेरी बुक्स बना के दो, मेरी बैलेंस शीट और P&L मुझे बना के दे दो। तो अब आपने ए को बोला तो ए ने क्या किया, ए ने आपका प्रॉफिट निकाल के दिया जी 1,50,000। बी ने आपका प्रॉफिट कितना निकाला, बी ने निकाला 1,40,000 एंड सी ने आपका प्रॉफिट निकाल के दिया 1,10,000। अब ऐसा क्यों, आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि सब कुछ तो सेम था, तीनों को आपने सेम इंफॉर्मेशन दी थी, तो हाउ कैन दे कंसीडर इट कि आपका अलग अलग रिजल्ट क्यों आ रहा है। सबका प्रॉफिट शुड बी सेम ना। तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि सबने अलग अलग मेथड्स लगा के अपने अपने तरीके से उन्होंने बना दिया। अब मान लो मैं बात करूं डेप्रिसिएशन की। अब देखो डेप्रिसिएशन के एज यू नो कि अलग अलग मेथड्स होते हैं हमारे पास, स्ट्रेट लाइन मेथड भी है एंड वी आल्सो हैव द WDV मेथड एज वेल। तो अगर हम सोचें कि अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएं या हम WDV मेथड लगाएं तो हमें कौन सा मेथड चूज करना चाहिए। अब किसी ने मान लो स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया होगा, किसी ने WDV लगाया होगा। तो अब WDV में भी रेट्स भी अलग अलग रहते हैं ना। अब 10% लगा लिया, किसी ने 15 लगा लिया, तो उसने अपनी जजमेंट के बेसिस पे लगा लिया, ठीक है, क्योंकि आपका कुछ स्टैंडर्ड तो है नहीं कि आपने ये करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लगा सकते हो। तो ऐसे तो कोई भी बंदा दूसरे के साथ कंपैरिजन कभी कर ही नहीं पाएगा। अगर आप एक फर्म की बात करो, इसके अलग अलग रिजल्ट निकल रहे हैं, तो हाउ कैन यू से कि आप अपनी बिजनेस को दूसरों से कंपेयर करोगे, कैसे कर पाओगे, क्योंकि कुछ बेसिस ही नहीं है जिसको आप सिमिलर रख के उसको कंपैरिजन कर पाओ। सो यू नीड द बेसिक। हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए कि ये सब चीजें सब लोग फॉलो करें सो दैट कि हमारी यूनिफॉर्मिटी बन जाए। यूनिफॉर्मिटी मतलब जो भी है ना, सब लोगों ने सेम चीज फॉलो करके
बनाइए बैलेंस शीट। दैट मीन्स आप किसी के साथ भी अपना कंपैरिजन कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि कंपैरेटिवली आपका प्रॉफिट कम है या ज्यादा है। तो अब इन्हीं के लिए जो है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। हमारे जो सीए मेंबर्स हैं उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया, और आफ्टर दैट सब कुछ बना के उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ली, एंड देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू किया गया। अब देखो ये तो हो गया जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। अब आप कहोगे आईएफआरएस और इंड एस कहाँ से आए स्टोरी में, है ना? आईएफआरएस कहाँ से आए और इंड एस कहाँ से आए? आपको ये देखने में सिमिलर लग गए होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी और ये भी। इसमें सिर्फ इंड लगा दिया तो इतनी इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आपको कहोगे इनमें क्या फर्क है? ठीक है, तो पहले आईएफआरएस को हम समझते हैं, फिर हम देखते हैं ये क्यों आए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई होप सबको क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं जी आईएफआरएस की। अब देखो आईएफआरएस क्या है। अब देखो अगर तो आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो देन आप पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाएंगे। बट इन केस आप अपना बिजनेस जो है ना ग्लोबली एक्सपैंड कर रहे हो, आप अपना बिजनेस को फॉरेन में लाइक अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और यूके में सब जगह आप एक्सपेंशन कर रहे हो, इन दैट केस आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो इंडिया तक लिमिटेड है। तो वहां पे क्या लगते हैं? आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इनको बोला जाता है। इनका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये हमारे क्या होते हैं, वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है। तो अब हम ठीक है, अब हमें क्या प्रॉब्लम अराइज हुई कि हम इंडिया में तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा रहे हैं बट फॉरेन में ये लग रहे हैं। तो क्या हम अपनी बुक्स बनाते हुए आईएफआरएस लगा लें, या फिर हम इंडिया वाली बैलेंस शीट में एएस लगा लें, फॉरेन वाली में आईएफआरएस लगा लें? चलो वो भी कर लोगे। मान लो कोई इन्वेस्टर है, वो कंपैरिजन करना चाहता है कि उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना बेटर है या फिर उसको फॉरेन में इन्वेस्ट करना बेटर है। तो वो कैसे कंपैरिजन करेगा? अब उसको क्या पता कि फॉरेन कंपनी से इसको कितनी रिटर्न आ रही है और इंडियन से, हाउ कैन ही कंपेयर? तो वो कैसे कर पाएगा अगर उसका कुछ बेसिस सिमिलर होगा? जैसे हमारे इंडिया में प्रॉब्लम थी तभी हम एएस लेके आए। तो अब आईएफआरएस और एएस में कंफ्लिक्ट आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसे स्टैंडर्ड लेके आने पड़ेंगे कि उनका एक हम आईएफआरएस को भी अप्लाई कर पाए और एएस को भी। तो हम इसीलिए हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्सअप करके ना हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने दोबारा से नए स्टैंडर्ड लेके आए, उसको बोलते हैं इंड एएस। तो ये लेके आए इंड एएस। क्यों लेके आए? क्योंकि उनको ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना था, वर्ल्ड वाइड ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए। तो दे नीड द इंड एएस, तो उन्होंने इंड एएस को इंट्रोड्यूस किया। तो राइट नाउ हमारे इंडिया में एएस भी लगते हैं, इंड एएस भी लगते हैं। अब जो इंड एएस है वो डिपेंड करता है किसी कंपनी की टर्नओवर अगर एक लिमिट से ज्यादा है तो उस पर इंड एएस लग जाते हैं। नॉर्मली हमारी जो फॉर्म्स है, हमारी सॉल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फॉर्म्स है, उन पे क्या लगते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों में डिफरेंस जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बाकी जो है हम आपका डिटेल क्लास में भी अच्छे से दोबारा से डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हमने एक बेसिक जो है ना इंट्रोडक्शन, एक थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया है कि एक्चुअल में ये होता क्या है, बट इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में आपकी डिटेल क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से कैसे आए, और ये सारा प्रोसीजर मैं आपको अच्छे से वहाँ पे बताऊंगी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने क्यों किया और व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस दीज स्टैंडर्ड्स एंड लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा था ना, ये जो है इसकी कवरेज हमारी 15 मार्क्स की रहेगी, जिसमें हमने करना क्या है, हमारा एएस 1, 2, 7, 9, 10। ठीक है, ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़नी है। इसके साथ में हमने इनके रेलेवेंट इंडेक्स पढ़नी है, दैट्स इट। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ ये कवरेज होगी। ठीक है, तो ये देखो डिटेल में आपको लिख रखा है कि अकाउंटिंग बेसिक्स में ये रहेगा, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका ये सब रहेगा, और सेल्फ बैलेंसिंग में ये सब रहेगा, एंड देन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में ये हमारे ये सब टॉपिक्स जो है वो कवर अप हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो मैंने अभी आपको बताया।
ओके, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ना आपके AS1 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखो, जो भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो तो सबका एक टाइटल होता है, जैसे हम चैप्टर पढ़ते हैं सबका एक टाइटल होता है, वैसे ही हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अपना एक नाम है। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ AS1 की, इसका नेम क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब देखो, ये तो इसका नाम हो गया, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अब इसमें पहले हमें ये समझना होगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी किसको बोलते हैं और डिस्क्लोजर क्या करना है, किस चीज में करना है, कहाँ पे करना है ना। तो यहाँ पे पहले हम अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में देखते हैं। व्हाट यू मीन बाय द टर्म अकाउंटिंग पॉलिसी? तो अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब, अब जैसे आपको पता है कि डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड है। आपके पास WDV मेथड है, ये है आपका SLM मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। तो अलग अलग मेथड्स आपके पास हैं, ठीक है। तो अब जो भी मेथड लगा रहे हो इनमें से, उसको हमें क्या करना है? अपनी बुक्स में डिस्क्लोज करना है। कहाँ पे? देखो, हम बैलेंस शीट P&L बनाते हैं, तो प्रैक्टिकली जब बैलेंस शीट P&L बनाई जाती है ना, उसके साथ में क्या होता है, साथ में लास्ट में क्या लगते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स लगते हैं, जिसमें हमें सब चीजें डिस्क्लोज करनी होती है कि हमने डेप्रिसिएशन का मेथड, मान लो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया, वी हैव अप्लाइड द स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन जब आप AS2 में पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनसे हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं। तो इसमें मेनली कौन कौन से मेथड रहते हैं आपके? FIFO मेथड, LIFO मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। तो ये अलग अलग मेथड होते हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में ये भी डिस्क्लोज करते हैं कि हम अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप FIFO मेथड लगा रहे हो, तो आप लिखोगे that we have applied the FIFO method for valuation of inventory, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप इन अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोजर करते हो अपनी नोट्स टू अकाउंट्स में। तो ये हमारे डिस्क्लोजर पार्ट हो गया। तो AS1 हमें क्या कहता है कि हमें इन सब चीजों को डिस्क्लोज करना है नोट्स टू अकाउंट्स में, कि हम कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को यूज करके अपनी बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं। ओके, तो आज के लिए यही तक था। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी जो है ना, हम इन सब चीजों को डिटेल में अच्छे से आपकी क्लास में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम इनको डिटेल में नोट्स बना के एंड सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। देन यू विल बी मोर क्लियर अबाउट इट। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।